नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है कि इतिहास की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 3 सीरीज देख चुके हैं। कौन कौन सी? पहली देखी हमने सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता देखा, फिर तीसरा देखा है हमने गौतम बुद्ध, जैन और सिकंदर का आक्रमण और मगध को भी देखा था। ठीक है, आज लेकर आया हूँ मौर्य काल। ठीक है दोस्तों, तो हम मौर्य काल के महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो एमपी एसआई, एमपी पटवारी, एमपी पीएससी, सबसे ज़्यादा एमपी पीएससी। ठीक है दोस्तों, एमपी पीएससी में इसके ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एमपी पीएससी के प्री में हिस्ट्री के तीनों पार्ट से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और व्यापम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज के सेशन का पहला सवाल, हाँ सवाल है सुमेलित कीजिए मतलब जोड़ी बनाइए। क्या है? पहला, चंद्रगुप्त, इनका जो भी शासक हुए इनके उपनाम के बारे में बताना है। उपनाम या उपाधि। तो चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी, बिंदुसार, सैंड्रोकोटस, अशोक, अमित्रघात, चाणक्य, विष्णुगुप्त। हम इसका क्या है, सही जोड़ी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, चंद्रगुप्त को कौन सा कहा जाता था, कौन से नाम की उपाधि दी गई थी इन्हें? सैंड्रोकोटस। ठीक है, हाँ। बिंदुसार को क्या कहा जाता था दोस्तों? अमित्रघात। ठीक है, अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शनी की इसको उपाधि दी गई थी। ठीक है, और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है दोस्तों, कौटिल्य। ठीक है, ये पूछ लेता है। ठीक है, हाँ, तो इसका अब हम जोड़ी मिलान कर लेंगे। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, और डी का चौथा। तो 2 3 1 4 हम देख लेंगे कूट में। 2 2 3 1 4 मिल गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, ये मोस्ट सवाल है और आपको क्या है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। बात किसकी कर रहा है? सही कथन हमें बताना है कि सही कथन क्या है। पहला ऑप्शन है, सर्वप्रथम विल्किंस ने सैंड्रोकोटस पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की, सही है। ठीक है, दूसरा, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये आपको पता है। ठीक है, चंद्रगुप्त की पहचान किससे की है? बिल्किंग्स ने किससे की है? चार्ल्स बिल्किंग्स थे जो, इनकी पहचान सैंड्रोकोटस से की है। किसने? चंद्रगुप्त की पहचान क्या बिल्किंग्स ने की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इस द करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आपको पहले क्वेश्चन में भी बता दिया है मैंने जोड़ियों के तौर पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हुए हैं, लिखे गए हैं, ये अशोक के किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। आपको पता है अभी अशोक के टोटल जो अभिलेख हैं 13 अभिलेख हैं। 13 अभिलेख हैं। ठीक है दोस्तों, 13 अभिलेख हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट क्या होगा? 1 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दो। सुमेलित कीजिए, फिर जोड़ी बनाना है हमें। ठीक है, उत्तरापद, ए है प्रांत। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रांत और ए है उनकी राजधानियाँ। तो हमें चयन करना है किसकी कौन राजधानी है। उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती राष्ट्र और प्राची। ठीक है, अवंती का हमें पता है, सभी को पता है। अवंती किसे कहा जाता था? उज्जैन को। ठीक है, तो अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है, तो सी का चौथा अब हमें देखना है, सी का चौथा। और उत्तरापद की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? तक्षशिला। ये कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है दक्षिणापद
पद की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सुवर्णगिरी। ठीक है, हाँ। और लास्ट जो ऑप्शन है प्राची, प्राची की राजधानी का है पाटलिपुत्र यानी कि पन्ना, जिसे बिंदुसार ने उदयन ने बसाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम जोड़ी बना लेंगे। पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा? चौथा, और डी का क्या हो जाएगा? दूसरा। 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो इसका ऑप्शन हमें मिल गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मोस्ट है, कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, हाँ। दक्षिणापथ की राजधानी, दक्षिणापथ जो प्रांत हुआ था उसकी राजधानी, अवंती राष्ट्र की राजधानी, प्राची की राजधानी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। दोस्तों, अगर सेशन समझ में आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अब सवाल आता है कि मैकियावेली की जो रचना थी द प्रिंस। ठीक है दोस्तों, द प्रिंस, ये जो रचना है इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। मैकियावेली की रचना कौन सी है? द प्रिंस। अब बात कर रहे हैं कि इसकी तुलना किससे की जाती है, तो ऑप्शन पे देखेंगे, ऑप्शन पे चलेंगे हम। तो पहला ऑप्शन है कालिदास का मालविका का अग्निमित्रम। ठीक है दोस्तों, हाँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। बात्स्यायन का कामसूत्र। ठीक है, और तिरुवल्लपुरम का तिरुकुरलम। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा? किससे की गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है मैकियावेली की तुलना। ये याद रखना है। बात्स्यायन की प्रमुख जो रचना कामसूत्र। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ लेता है। बात्स्यायन की जो रचना है कौन है? कामसूत्र। ठीक है, ये भी पूछ लेता। कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम। ठीक है, ऐसे सवाल पूछ लेता है रचनाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मोस्ट है। द मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की गई है? तो हम बता देंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अब बात आती है अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र से नहीं है, ये किससे संबंधित है? राजनीति से दोस्तों। ठीक है, राजनीति से। ठीक है, और अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी किसने है? तो हमें अच्छे से पता है, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य। इसका दूसरा नाम भी क्या है दोस्तों? विष्णुगुप्त। ठीक है, ये नाम पूछ लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बात कर रहा है सही सुमेलित नहीं है, ये जरूर पढ़ना है, हाँ या नहीं। ठीक है, ये क्या बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। हम डायरेक्ट क्या है, सवाल को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर पे चले जाते हैं, ऑप्शन पे, और हम ये नहीं देखते हैं कि इसमें पूछा क्या है। ठीक है, तो ये याद रखना है, हमें सवाल अच्छे से पढ़ना है। तो हमने देखा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से देखना असत्य कौन है। ठीक है, भाब्रू शिलालेख अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, दूसरा है रानी जो लघु शिलालेख का कौशंबी, अशोक की पत्नी कारुबाकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, सही है। जो धौली अभिलेख है, धौली शिलालेख है, सारी प्रजा मेरी संतान है, धौली प्रजा में बताया गया, शिलालेख में बताया। कंधार द्विभाषी शिलालेख मछुआरा और आखेटक का उल्लेख बताया। ठीक है दोस्तों, भाब्रू शिलालेख में क्या है, अशोक का नाम क्या अशोक का नाम मिलता है? नहीं। क्या मिलता है दोस्तों? अशोक का नाम कौन से भाब्रू शिलालेख में क्या मिलता है? मगध का सम्राट बताया गया है। क्या दोस्तों? मगध का सम्राट बताया गया है। अशोक स्वयं को क्या बताता है? मगध का सम्राट, भाब्रू शिलालेख में। अब अशोक का नाम मिलता किस में है दोस्तों? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में क्या मिलता है दोस्तों? क्या मिलता है? अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में क्या मिलता है? मगध का सम्राट, अशोक ने अपने आप को स्वयं को मगध का सम्राट मिलता है। वो जो रानी अभिलेख शिलालेख है, ये क्या है? सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, सबसे छोटा शिलालेख है अशोक का। ठीक है दोस्तों, शिलालेख।
लेख है। ठीक है, तो हमें कितने क्वेश्चन मिल गए इसमें? इसमें हमने देख ला भाभू शिलालेख। भाभू शिलालेख में क्या बताया है? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, और रानी जो लघु शिलालेख है यह क्या है? सबसे छोटा शिलालेख है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा अशोक का नाम किस में मिलता है, तो हमने बता दिया है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मास्की गुजरात में है दोस्तों, कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और गुर्जरा कहाँ है? दतिया में दोस्तों। ठीक है, दतिया में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? पहला। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, क्या सवाल है? कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, हाँ। अब पता करते हैं हम कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है? मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कारण क्या था कि जो कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या प्रधानमंत्री हुए थे, इन जो वहाँ पर मगध पर उस समय किसका शासन चल रहा था? नंदवंश का शासक चल रहा था, और उस समय शासन नंदवंश का कौन कर रहा था? घनानंद। ठीक है दोस्तों, घनानंद। ठीक है, इसने क्या है? कौटिल्य को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती किया था। तो इसने कौटिल्य ने कसम खा ली थी कि जब तक मैं अपने क्या है बाल तब तक नहीं बांधूंगा, जब तक क्या नहीं कर दूंगा, जो घनानंद को क्या है? घनानंद का सिंहासन, राज सिंहासन नहीं छूलूंगा। तभी उसने क्या है? चंद्रगुप्त को क्या किया था? चंद्रगुप्त को तैयार किया था, और इसके बाद में क्या किया था? चंद्रगुप्त ने लास्ट में घनानंद को हराता है और मगध पर किसकी स्थापना कर देता है? किसकी स्थापना कर देता है? मौर्य वंश की। इसलिए क्या है? चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। और किसके सानिध्य में रहकर किया था? जैसे कौटिल्य के सानिध्य में। मैंने बता दिया इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? पहले तो बात कर लेते हैं लुम्बिनी। ठीक है दोस्तों, लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? हमें पता है नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। डायरेक्ट जैसा सवाल भी पूछ लेता है कि लुम्बिनी कहाँ स्थित है, तो हमने देखा है कहाँ है? नेपाल। अब बात आ जाती है गौतम बुद्ध की। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ? तो हमें पता है जन्म कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का? 562-63 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ ये आपको पता चल गया, कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, अब ऑप्शन पे जाते हैं हम। क्या? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क और हर्ष। ठीक है, तो लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो हमें पता हो गया है किससे होता है? अशोक से। इस द करेक्ट आंसर इसका पहला। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट 8वें सवाल पर बढ़ते हैं। अशोक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है शासक बनने से पूर्व वह अवंती का उपशासक था। ठीक है, पता है आपको शासक बनने से पहले वह क्या है? अवंती का उपशासक था। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए अशोक किसका पुत्र था। ठीक है, तो हमें पता है अशोक किसका पुत्र था दोस्तों? बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार का। जब बिंदुसार का मगध पर शासन चल रहा था, उस समय अशोक अवंती का क्या था दोस्तों? उप शासक था। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन पर बढ़ते हैं हम। दूसरा ऑप्शन है उसे 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त हुई थी। ये भी राइट बात है। ठीक है दोस्तों, 273 ईसा पूर्व में क्या हो गई थी? उसे सत्ता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, अब राजाभिषेक की बात आती है दोस्तों, तो राजाभिषेक कब हुआ था इसका? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये भी सही है। 269 में क्या हो गया था? इसका राज्याभिषेक हो गया था, और 273 ईसा पूर्व में क्या मिल गई थी इसे? पूरी मगध की सत्ता। अब बात आती है उसका 261 ईसा पूर्व में अपना अंतिम युद्ध। 261 ईसा पूर्व में आपको पता है कौन सा युद्ध हुआ था? तो हमें पता है 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कौन सा हुआ था? कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध हो गया था। इसी में इसका क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन।
ठीक है। और इसी युद्ध के उपरांत इसने क्या है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और इसने कसम खा ली थी कि मैं कभी भी युद्ध में वो नहीं उठाऊंगा, हस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊंगा और ना कभी युद्ध करूंगा, ठीक है। तो हाँ, एक कलिंग युद्ध की कौन सी अभिलेख में बात की गई है अशोक के, तो हम बता देंगे, अच्छे से पता है हमें, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसमें देखा कितने पॉइंट पढ़े हमने, इसमें से सभी पॉइंट मोस्ट है, ठीक है। जब क्या है, बिंदुसार मगध का शासक था, तो उस समय क्या है, अशोक क्या है, अवंती का क्या था, उपशासक, ठीक है। ये भी देखा हमने, ये देखा कि इसने सत्ता प्राप्त कब की थी, ठीक है, मगध की सत्ता प्राप्त कब की थी, तो हमें पता है दोस्तों कब की थी, 273 में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो हमें पता है राज्य अभिषेक कब हुआ था दोस्तों, 269 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट का इसका, कि इसने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था, तो हमें पता है, ठीक है, कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध लड़ा था इसने 261 ईसा पूर्व में। ये भी पता है दोस्तों हमें, कलिंग कहाँ पर है, कलिंग कहाँ है, ऐसे सवाल बन जाते हैं व्यापम जैसे एग्जामों में, ठीक है दोस्तों। व्यापम हो, एसआई हो, पटवारी, यहाँ से ऐसे सवाल पूछ लेगा दोस्तों, कलिंग कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों, कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये भी देख लिया हमने, इनका अंतिम युद्ध कहाँ हुआ था, कलिंग में, ठीक है। और कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब ये कलिंग युद्ध है जो अंतिम युद्ध हुआ था, इस युद्ध की बात कौन से अभिलेख में की थी, ये भी आपको अच्छे से ज्ञात हो गया और अच्छे से पता चल गया, कौन से, 13वें अभिलेख में, ठीक है, 13वें अभिलेख में, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसके सभी ऑप्शन इज द वेरी राइट, ठीक है। हाँ, बहुत हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत, ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ अशोक की धम्म नीति, ठीक है, हाँ, इसका क्या था, स्वयं नियंत्रण, दान, दया, संयम, ठीक है। धम्म का मतलब होता था कि जो उसने क्या है, अपना जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में आपको पता है कि इसने क्या कर दिया था, युद्ध से बिल्कुल त्यागपत्र दे दिया था कि मैं कभी अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, और हमेशा के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। तो धम्म का मतलब ये था कि इसने क्या है, कभी भी मतलब क्या है, स्वयं को अपने आप में नियंत्रण रखा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो क्या करेगा, युद्ध नहीं लड़ेगा। तो धम्म का मुख्य उद्देश्य था, इसका सिद्धांत, कि अपने आप को, स्वयं को क्या करना था, कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, स्वयं को नियंत्रण करना इज द बेस्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, भारत में अशोक का शासनकाल, आपने अगर पहले वाला क्वेश्चन देख लिया होगा तो इसका आप आंसर अच्छे से टिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है इन्होंने सत्ता कब प्राप्त की थी, सत्ता पर कब बैठे थे, ठीक है, हाँ, मगध की सत्ता पर कब बैठे थे, तो हमें पता है 273 से 232 ईसा पूर्व तक ये क्या रहे, मगध पर अपनी सत्ता को कायम रखा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। पहला ऑप्शन है सन्निधाता, दूसरा क्या है प्रदेष्टा, तीसरा क्या है युक्ता, और चौथा क्या है समाहर्ता। ऑप्शन पहले तो इसका अपन क्लियर आंसर बता देते हैं, ठीक है, क्या होगा, समाहर्ता का मतलब क्या होता था, राजस्व का संग्रह करना, मतलब टैक्स का क्या करना दोस्तों, कलेक्शन करना ही क्या किसका काम था, समाहर्ता का। अब बात कर लेते हैं सन्निधाता का काम क्या था। तो सन्निधाता जो हुआ करता था, ये क्या होता था, कोष होता था जो
राजकीय कोष होता था उसका कोषाध्यक्ष बना दिया जाता था इसका, ठीक है, कोषाध्यक्ष की देख रेख करता था, ठीक है। अब प्रतिष्ठा की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रतिष्ठा की बात कर लेते हैं। तो प्रतिष्ठा क्या होता था दोस्तों? प्रतिष्ठा का मतलब होता था राजस्व संग्रह, ठीक है, राजस्व नहीं, सॉरी दोस्तों, अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, तो ये हमने देख लिया, ठीक है दोस्तों, अपीलीय न्यायालय, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। राजस्व संग्रह कौन करता था? समाहर्ता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। अशोक का रुम्नेदेई स्तंभ संबंधित है, रुम्नेदेई स्तंभ संबंधित है, तो क्या है? पहला ऑप्शन है बुद्ध के जन्म से, ठीक है दोस्तों, बुद्ध का जन्म आपको पता है कहाँ हुआ था। दूसरा है बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से, ठीक है, ये भी पता है, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, और बुद्ध के शरीर त्याग से, ठीक है। तो हमें पता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने बता दिया लुम्बिनी में, ठीक है दोस्तों, लुम्बिनी में, ये आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या कहाँ प्राप्त हुई थी दोस्तों? पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। और नदी कौन सी थी दोस्तों? निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी। अब प्रथम उपदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उपदेश कौन सा था? उपदेश कौन सा दिया था, कहाँ दिया था? तो हम बता देंगे सारनाथ के बिहार में दिया था दोस्तों, सारनाथ के बिहार में दिया था। अब बुद्ध के शरीर त्याग से, ठीक है, बुद्ध ने शरीर कहाँ त्याग दिया था? तो हमें पता है पावापुरी में, ठीक है दोस्तों, कहाँ? पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका रुम्नेदेई स्तंभ से संबंधित क्या है दोस्तों? क्या है? बुद्ध के जन्म से, ठीक है। रुम्नेदेई जो अभिलेख है, जो स्तंभ है, यह क्या है? सबसे छोटा स्तंभ है अशोक का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? सुमेलित कीजिए, मतलब जोड़ा बनाना है, हमें सही जोड़ी बनाना है। समाहर्ता, सन्निधाता, नागरक और अक्षपाटालिका, ठीक है। हमें पता है कि समाहर्ता क्या होता है दोस्तों? संग्राहक, ठीक है, संग्राहक, किसका संग्राहक? टैक्स का संग्राहक, यानी टैक्स कलेक्शन करता था। कौन सा अधिकारी? कौन सा अधिकारी? समाहर्ता टैक्स कलेक्शन करता था। सन्निधाता, सन्निधाता क्या होता था दोस्तों? कोषाध्यक्ष और भंडाराध्यक्ष होता था, ठीक है, ये भी हमें मिल गया, ठीक है। और नागरक क्या होता था? नगर का मजिस्ट्रेट कहा जाता था जिसे, ठीक है। मौर्य काल में नागरक को क्या कहा जाता था दोस्तों? नगर मजिस्ट्रेट, ठीक है। और अक्षपाटलिक, अक्षपाटलिक का काम क्या होता था मौर्य काल में? अक्षपाटलिक अधिकारी का काम क्या होता था दोस्तों मौर्य काल में? तो हमें पता है क्या होता था? केंद्रीय लेखाधिकारी। अब सब समझ में आ गया, तो जोड़ा हम बना लेंगे। पहले का क्या है दोस्तों? दूसरा, ठीक है, और दूसरे का क्या है? पहला, ठीक है। सी का क्या है? तीसरा, और चौथे का क्या है दोस्तों? चौथा, ठीक है। हाँ, तो 2 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 2 1 3 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, ये कोई नहीं बताता है, डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। ऐसे सवाल पूछते हैं, अगर मौर्य काल से सवाल आएंगे तो उनके क्या है? प्रशासन से संबंधित सवाल आएंगे। तो प्रशासन में क्या है दोस्तों? यही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसके हिसाब से? चाहे वो A to Z कोई सी भी परीक्षा हो या कोई भी स्टेट की परीक्षा हो, हिस्ट्री सब में समान होती है और सब में समान क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। बस क्या है? तरीका अलग हो जाता है पूछने। MPPSC में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, व्यापम में डायरेक्ट पूछ लेगा, UPSC में थोड़ा क्या है? डीप में जाएगा, तो तरीका अलग अलग हो जाता है, लेकिन क्या है? सवाल सेम होते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से सभी सवालों को अच्छे से रीड करना है। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है? वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, मेगास्थनीज द्वारा
उल्लेखित डायनोकिस एवं हेराक्लिस निम्न में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो डायनिकस किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो हमें पता है बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, हाँ, बिंदुसार के दरबार में आया था। अब हम बात कर लेते हैं, ये क्या पूछ रहा है, किससे संबंधित है डायनोसिकस एवं हेराक्लिस? तो हमें पता है पहला ऑप्शन क्या है, बुद्ध एवं महावीर से, शिव एवं वासुदेव कृष्ण से, बुद्ध एवं सूर्य से, और लास्ट ऑप्शन है राम एवं कृष्ण से। तो हमें पता है, ये पता है आपको, हेराक्लिस किसे संज्ञा दी गई थी? कृष्ण भगवान को दी गई थी, वासुदेव कृष्ण को। तो एक मिल गया, तो इसकी क्या है? शिव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए बस। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? बात किसकी कर रहा है दोस्तों? बार बार बोलूंगा मैं आपको कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देखना है सत्य पूछ रहा है या असत्य। ठीक है, हाँ, तो क्या पूछा है इसमें? असत्य की बात कर रहा है, तो हमें चारों ऑप्शन में असत्य छांटना है, असत्य कथन को छांटना है। पहला क्या, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था। ठीक है, सही बात है। ठीक है, हाँ, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। मौर्य काल की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, मौर्य काल में स्त्रियों को क्या है, संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त हो गया था, पहले नहीं था प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में भी नहीं, और किसमें? प्राचीन काल में भी नहीं, और वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या है, स्थितियों की दशा क्या है, बहुत बेकार हो गई थी। ठीक है, सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, नियोग प्रथा क्या होती थी दोस्तों? अगर आपकी शादी हो गई है, ठीक है, शादी हो गई है, अगर आपको लगता है, ठीक है, तो आप दूसरी भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मतलब पुनर्विवाह भी कर सकते थे। ठीक है, और लास्ट है, वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो इसमें वेश्यावृत्ति प्रचलित नहीं थी, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें वेश्यावृत्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो इसमें वेश्यावृत्ति प्रचलित थी किसमें? मौर्य काल में। ठीक है, हाँ हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कंसेप्चुअल कूट वाले क्वेश्चन पूछता है, आप कोई सी भी एग्जाम दोगे, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपका टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर होगा, और आप कोई से भी क्वेश्चन, कैसे भी मौर्य काल से संबंधित जो भी सीरीज मैं चला रहा हूँ, कोई सा भी टॉपिक हो, अगर आपने ये सीरीज पूरी अच्छे से रीड की है, अच्छे तरीके से पूरा देखा है, तो क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपके पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस शासक या शासकों की उपाधि देव नाम प्रिय थी? अशोक की, दशरथ, बृहद्रथ या कुणाल? ठीक है, तो इसमें देव नाम प्रिय किसकी उपाधि थी? तो ये तो हमें पता है कि देव नाम प्रिय उपाधि एक तो अशोक की थी, इसने ली थी। ठीक है, अशोक के बाद, ठीक है, किसने ली थी? दशरथ, इसका जो पुत्र हुआ, ठीक है, सेकंड उत्तराधिकारी जो इसका पुत्र हुआ, तो उसने भी क्या है, देव नाम प्रिय की उपाधि ली थी। ठीक है, फिर इसका कुणाल, इसने नहीं ली थी, ना बृहद्रथ ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? 1 और 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब इसके उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं, किसके? अशोक के उत्तराधिकारी पहला कौन सा था? पहला उत्तराधिकारी कौन सा था? कुणाल। दूसरा कौन सा था? दशरथ। ठीक है दोस्तों, तो इनके उत्तराधिकारी कौन से थे? पहले नंबर पे था कुणाल, और दूसरे नंबर पे कौन सा था दोस्तों? दशरथ। ये सबसे योग्य उत्तराधिकारी था, इसका योग्य उत्तराधिकारी था अशोक का, योग्य उत्तराधिकारी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है? मेगास्थनीज कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत,
ओके। अशोक कालीन यूनानी व्यापारी, गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्रा। ठीक है, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो हम बता देंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, और राजसभा में ये कौन थे? यूनानी राजदूत थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है सार्थवाह, शब्द आ गया है, मोस्ट है। सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों को, काफिलों के प्रधान को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। ठीक है, सार्थवाह जो शब्द हुआ करता था, सार्थवाह शब्द मौर्य काल में सार्थवाह जो शब्द हुआ करता था, इसका किन्हें कहते थे सार्थवाह? तो इसका कहते थे, इन्हें कहते थे व्यापारियों के काफिलों के प्रधान को। जो व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारियों के जो काफिले होते थे, उनका जो प्रधान होता था, प्रधान व्यक्ति होता था, उसी को ही क्या कहा जाता था दोस्तों? सार्थवाह। कहाँ? मौर्य काल में, याद रखना, मौर्य काल में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इज बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। मतलब कि जो अशोक हुआ करता था, अशोक क्या है, लास्ट में क्या बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन इसने क्या है कि इसके प्रमाण मिलते हैं कि यह हिंदू धर्म को भी क्या है, अपने जो प्रशासन शासन में सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू धर्म को भी इसने क्या है, यानी प्रायिकता दी थी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? तीर्थयात्रा। दूसरा मोक्ष में विश्वास। तीसरा देवनाम प्रिय की उपाधि। पशु चिकित्सा खोलकर। कारण क्या हुआ इसका प्रमाण क्या बताता है? क्योंकि इसने देवनाम प्रिय की उपाधि ली थी। ठीक है, देवनाम प्रिय का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, तो ईश्वर के प्रतिनिधि की क्या ली थी इसने? उपाधि। इसलिए क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म के में भी आस्था यह रखता था। ठीक है, इसने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका कारण यही है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मन लगा के देखते रहिए और अंत तक मेरे से जुड़े रहिए। बस आप क्या है, समय पे पानी पीते रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन की बात कर रहा? दोस्तों किसकी बात कर रहा? मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। नगर प्रशासन की बात कर रहा मौर्यों का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख। हमें पता है कि जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, अर्थशास्त्र, यह कौटिल्य आपको पता है, मैंने बता दिया किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नगर प्रशासन के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में बताया है। किसके बारे में? नगर प्रशासन के बारे में बताया है। आपको पता होना चाहिए जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह किससे संबंधित है दोस्तों? राजनीति से। किससे? राजनीति से। डायरेक्ट सवाल ऐसा भी पूछ लेता है कि जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? आपको पता चल गया किससे संबंधित है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित किया गया है। पहला क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है? मौर्यकालीन प्रशासन में प्रदेष्टा, शब्द आ गया है, प्रदेष्टा नामक अधिकारी का पद होता। ये सवाल
ऐसे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि मौर्य काल से अगर सवाल आएंगे तो मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित सवाल आएंगे, तो आपको ऐसे ही सवाल से क्या है गुजरना पड़ेगा। अगर आपने मेरा सेशन को अच्छे तरीके से देखा है तो आपके एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। बस आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करते रहना है और दबा के बस मेरे साथ चिपके रहो और मैं आपके साथ, ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किन शासकों, इसका मैं आंसर बताना भूल गया, सॉरी, अब आंसर बताता हूं इसका। मौर्यकालीन प्रशासन में प्रतिष्ठा नामक अधिकारी का पद क्या होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख, कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था, जल सेना का अधिकारी और आयु धगार का अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर कंटक शोधक। अब बात कर लेते हैं कंटक शोधक न्यायालय क्या होता है। कंटक शोधक न्यायालय होता है, क्या होता है दोस्तों, दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, न्यायालय दो प्रकार के होते हैं यहाँ। एक होता है दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी मामले, ठीक है। अब दीवानी मामले कौन होते हैं? दीवानी मामले वे मामले होते हैं जो क्या है, भूमि से संबंधित हो। किससे? भूमि से संबंधित मामले किसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी मामले। अब जैसे अपराध से जो भी संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों, अपराध से जो भी संबंधित हैं, अपराध जैसे क्या हो गया, बलात्कार हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा अपराध चोरी हो गया, तो इसी प्रकार के हत्या हो गया, इसी प्रकार के जितने भी अपराध होते हैं वो किस में आते हैं? फौजदारी। तो यह वही बात कर रहे हैं कि मौर्य काल में भी क्या है, इस प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे, दीवानी और फौजदारी। उसमें इसको क्या है, किसे दीवानी को क्या बोला जाता था? कंटक शोधक न्यायालय। क्या बोला जाता था दोस्तों? कंटक शोधक। और अभी क्या बोलते हैं हम? दीवानी। उस समय इसका नाम क्या था? कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका क्या है, प्रमुख कौन होता था? प्रतिष्ठा नामक अधिकारी इसका प्रमुख पद होता था। किसका? कंटक शोधक न्यायालय का, जिसे हम आज दीवानी न्यायालय समझते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कोई से भी एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन, किसकी बात कर रहा है? जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? महापद्म नंद, आपको पता है महापद्म नंद, ठीक है, ये नंद वंश का संस्थापक था, ठीक है, हाँ महापद्म नंद। फिर चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, ठीक है, अशोक और रुद्रदामन। अब हमें पता होना चाहिए कि जल संसाधन की व्यवस्था कौन से शासक ने की थी? चाहे वो रुद्रदामन की झील हो, ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया हो, ठीक है, तो हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी करवाया था उसका, ठीक है, और रुद्रदामन ने भी करवाया था। अशोक ने भी बहुत सारी क्या है, झीलों का भी निर्माण करवाया, नदी बनवाई समाज के हित में, ठीक है। तो और ये महापद्म नंद ने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। तो अगर सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट बहुत सारे आना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ और आपके सिलेक्शन के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप बस कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्याख्या मिलती है। अब ये आपको पता है, मैंने बता दिया है। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर है पता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका क्या है आंसर करें। सभी जो भी इस सेशन को देख रहा हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, इतना पसीना बहा रहा हूँ, तो आप क्या आंसर नहीं दे सकते हो? ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम।
अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ? सभी को पता है अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी जो थी, उसमें क्या कारण हुआ कि उसने भारी परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद की, ठीक है, आपको पता है तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, उसका बौद्ध धर्म को अपनाना, सीलोन को उसका मिशनरी भेजना, आपको पता है तीसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी 250 ईसा पूर्व में। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि जो उसने अपनी प्रशासनिक नीति में परिवर्तन कर लिया था। ठीक है दोस्तों, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बात आती है उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बौद्ध धर्म को अपना ले। ये तो ऐसा भी हो सकता था कि बौद्ध धर्म तो पहले भी अपना सकता था वो। ठीक है, कारण सबसे पुख्ता कारण क्या था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में क्या है कि बहुत सारे लोगों की जान गई थी, इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। नरसंहार बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया था कि मैं कभी भी अब हथियार नहीं उठाऊंगा या ना कभी युद्ध लड़ूंगा। इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, इसलिए उसने अपनी प्रशासनिक जो नीति थी, नियम कानून थे, सभी चेंजेस कर दिए था। तो ये किसके कारण हुआ था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध हमें पता है दोस्तों, कलिंग युद्ध कब हुआ था? अच्छे से पता है, 261 ईसा पूर्व में। अब ये भी पता है हमें कौन से अभिलेख में, तो मैंने ये भी बता दिया 13वें अभिलेख में दोस्तों। किसमें? 13वें अभिलेख में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु, अब पूछ रहा, बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? डायरेक्ट सवाल ऐसा पूछ लेगा कि अशोक ने किस बौद्ध गुरु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो हमें क्लियर पता है क्या है, विष्णुगुप्त तो थे नहीं, ठीक है, हाँ, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहद्रथ। आपको पता है विष्णुगुप्त कौन थे? कौटिल्य, ठीक है, किसके प्रधानमंत्री थे दोस्तों? ये भी आपको बता दिया मैंने, किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अब बात आती है उपगुप्त। उपगुप्त से क्या ली थी इन्होंने? उपगुप्त से क्या ली थी दोस्तों? बौद्ध धर्म की दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है दोस्तों। अब ब्रह्मगुप्त क्या है? इन्होंने बताया था कि क्या है, ब्रह्मांड के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड के। अब बृहद्रथ आपको पता है, बृहद्रथ आपको अच्छे से पता है, पहले भी सेशन में बता चुका हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्या है फटाफट जल्दी से टाँक दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं हम। निम्न लेखकों में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंदा? दोस्तों छपा मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, आप जैसे ही पेपर देने जाते हो छपा मिलेगा, क्योंकि ऐसे कथन आते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि निम्न लेखकों में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था? कितने दोस्तों? 6 लाख सैनिकों से। हमें क्या बताना है कि यह कौन से लेखक ने कहा था? ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला क्या है? हेरोडोटस, प्लिनी, प्लूटार्क और टोलेमी। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कौन से हैं इसका, किसने बोला था? प्लूटार्क एक ऐसे लेखक हुए जिन्होंने क्या बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को क्या कर दिया था? रौंद डाला था। तो ऐसे कथन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसका कथन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लेना और नोट भी कर लेना। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल, क्या दोस्तों? अब क्या पूछ रहा है? अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था?
अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? ग्राम अभिलेखों का अनुरक्षण करना, ठीक है, ग्राम मुखिया होता था। ग्रामिक राजकीय घुड़सवारों का नियंत्रण करना, ठीक है, राजा के अंगरक्षकों का वेतन भुगतान करना और मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रख रखाव करना। दोस्तों किसका काम था दोस्तों? अंतपाल का, ठीक है दोस्तों, किसका काम था? अंतपाल का मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रख रखाव करना अंतपाल का काम था। ये सवाल भी मोस्ट है, ये पूछ लेता है। जितने भी प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक अधिकारी हुए दोस्तों, वहां से क्वेश्चन आना तय है, तो आप एक भी सवाल नहीं छोड़ें। जितने भी प्रशासनिक जो अधिकारियों के बारे में मैंने बताया है, आपको वहां अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, ठीक है दोस्तों, और फिर पेपर दे के आओगे, फिर मेरे को बताओगे। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? अशोक के अभिलेखों में दक्षिण के किन राज्यों की चर्चा की है? अब अशोक के जो अभिलेख हैं, हमने देखा है जो अभिलेख 13 अभिलेख हैं, इसमें ये पूछा है उसने कि दक्षिण के किन किन राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो हमें पता है चोल, पल्लव, पांड, केरला पुत्र और सतिये पुत्र, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या है, पहला चोल की भी की गई है, ठीक है दोस्तों, पांड की भी की गई है, केरल पुत्र की भी की गई और सती पुत्र की। तो इसमें देखना है कौन सा? पल्लव की नहीं की गई है दोस्तों। किसकी? पल्लव की नहीं की गई है। पल्लव की हमें पता है दोस्तों राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, ठीक है दोस्तों। तो पल्लव की इसमें अशोक के अभिलेखों में चर्चा नहीं की गई है, बाकी सभी की गई है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? 1, 3, 4, 5 इज द बेस्ट आंसर। ये भी बहुत मोस्ट सवाल है दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को और ब्राह्मण धर्म को और आजीवक धर्म को, ठीक है। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आजीवक धर्म था। आजीवक भी ये क्या था? धर्म। अब बात आ जाती है कि इस धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आप अच्छे से बता दोगे क्योंकि आपको अच्छे से मैंने बता दिया है पहले। कौन थे दोस्तों? मखली पुत्त तिस इसके कौन थे दोस्तों? संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के क्या थे दोस्तों? संस्थापक, ठीक है, आजीवक। इन्होंने क्या है, बहुत सारी क्या है, अशोक ने भी क्या किया था, आजीवक धर्म के जो भी थे व्यक्ति थे, इन्होंने क्या है, जैसे बराबर की गुफाएं भी बनवाई थी आजीवक धर्म के लिए। किसने? अशोक ने दोस्तों, ठीक है। हाँ, आपको पता है अशोक ने बराबर की पहाड़ियाँ के पर क्या गुफा बनवाई थी आजीवक धर्म के व्यक्तियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख पियदर्शी एवं देवनाम के रूप में किया गया है? ये आप सभी बता देंगे। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको इसका करेक्ट आंसर। जिसको नहीं आता फिर भी वो कमेंट में मुझे बताए कि सर इसका मुझे आंसर नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बस आप क्या है, मेरे साथ जुड़े रहिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, बस दबा के देखते रहिए और मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलता है? अब किसकी बात कर रहा दोस्तों? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में ऐसा कौन सा कथन है जो क्या है उसमें नहीं मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका की पुस्तक में, ठीक है। अब पहले हम ऑप्शन पे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? भारत में फल और अन्न का उत्पादन वर्ष में दो बार होता है। सेकंड ऑप्शन, भारतवासी अन्य लोगों पर आक्रमण नहीं करते और अन्य लोग भी भारतीयों पर आक्रमण नहीं करते हैं।
ठीक है, इसने ये भी सही बोला था। भारत में जनजातियों की संख्या 118 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, सोना खोदने वाली चींटियों की त्वचा चीते की त्वचा जैसी होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है, मैंने बता दिया है आपको, आप अच्छे से मतलब बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप बता दोगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अगर नहीं आता फिर भी आप क्या है कमेंट जरूर करना कि सर मुझे नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, होमवर्क। एक मोस्ट सवाल है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आप क्या है दिमाग पे जोर लगाना। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, कूट में जितने ही बताया उनका डिस्क्रिप्शन भी बताया है पूरा, तो आप अगर मेरा पूरा वीडियो देखा होगा आपने तो इसका आंसर आप जरूर करोगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम मतलब आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान का माध्यम क्या था, यानी आयात निर्यात। ठीक है, विनिमय का साधन क्या था कि कोई भी वस्तु, अगर मान के चलो मैं आपसे शक्कर खरीद रहा हूं तो आप मुझे चाय पत्ती दे दोगे। ठीक है, तो उसका माध्यम क्या था। ठीक है, माध्यम क्या था, माध्यम पूछ रहा है, विनिमय का माध्यम। कौन से काल की बात कर रहा है दोस्तों, मौर्य काल, ये नहीं भूलना है। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम ना तो वस्तु थी, ठीक है, क्या थे, ना तो चूड़ी, ठीक है, पण नाम की एक मुद्रा थी, ना तो दीनार थी। ये दीनार कब आ गई थी दोस्तों, गुप्त काल में। कब आ गई थी, गुप्त काल में। और हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, मौर्य काल। वही मैं बोल रहा हूं आपको, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जल्दबाजी में टिक नहीं करना है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपको। बार बार यही क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पण नाम की एक मुद्रा हुआ करती थी जो मौर्य काल का क्या विनिमय का एक माध्यम हुआ करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अशोक के, नेक्स्ट सवाल है, अशोक के धम्म का क्या अभिप्राय था, अशोक के धम्म का क्या अभिप्राय था। ये भी मैंने बता दिया है, फिर भी इसका आप बता देता हूं। केवल अपने धर्म के प्रति दृढ़ भक्ति, माता पिता की सेवा, जीवन के प्रति अहिंसा, खर्च में कटौती। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या बताना है, जीवन के प्रति अहिंसा, ठीक है, और माता पिता की सेवा, ठीक है, खर्च में कटौती, और केवल अपने धर्म, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 3 4, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने बोला था किसी भी, ऐसा कोई भी नहीं है कि अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहो, क्योंकि उसके जो भी उसका शासन हुआ था उसने बौद्ध धर्म को भी देखा, आजीवक धर्म को भी देखा, और हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया था। तो उसने ऐसा कुछ भी मतलब क्राइटेरिया नहीं किया था कि इसमें सिर्फ मैंने अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है तो मेरे धर्म में, मेरे प्रशासन में सिर्फ ओनली कौन रहेंगे, बौद्ध धर्म, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सब सही है, बाकी ये क्या है, ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, अशोक के धम्म के अनुसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन नकारें नहीं, इसको अच्छे से रीड करें, ठीक है, बार बार पढ़ें, वीडियो दोबारा देखें, ठीक है, और वीडियो पूरा देखें। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, सप्तांक सिद्धांत किसकी बात कर रहा है दोस्तों, सप्तांक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो हमें अच्छे से पता है किसने किया था, सप्तांक सिद्धांत दिया था कौटिल्य। ये पूछ लेता है दोस्तों, सप्तांक सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, किसने दिया था, कौटिल्य। ठीक है, आपको पता है कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे, ये भी आपको अच्छे से पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे ये दोस्तों, पीएम साहब थे। ठीक है, कौन थे, पीएम साहब थे। ठीक है, तो कौटिल्य का एक और नाम था, मैंने बता दिया आपको, क्या था दोस्तों, विष्णु गुप्त। ठीक है, क्या था, विष्णु गुप्त। इसने क्या है, समाज को 7 वर्गों में बांटा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था दोस्तों, सप्तांक सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया था, कौटिल्य ने। ठीक है, करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा सको लगाओ, ये पूछेगा आपकी एग्जाम में सवाल। ठीक है, कि सप्तांक सिद्धांत किसने दिया था। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक ने गया दोस्तों, गया है, गया कहाँ है, बिहार में, गया जिले में बराबर पहाड़ी किसके लिए
गुफाएं खुदवाई थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों पहले क्वेश्चन में कि बराबर पहाड़ियां किसने बनवाई थी, अशोक ने। कौन से धर्म के लिए? ठीक है, तो हमें पता है आजीवक धर्म के लिए बनवाई थी, आजीवक धर्म के लिए, धर्म के संरक्षकों के लिए बनवाई थी बराबर की क्या पहाड़ियां। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए कि जो आजीवक हैं, आजीवक जो धर्म हुआ करता था उसके संस्थापक कौन थे, तो हमें अच्छे से ज्ञात है दोस्तों। कौन थे? मखली पुत्र तिस्य। मखली पुत्र तिस्य क्या हुआ करते थे? क्या हुआ करते थे दोस्तों? आजीवक धर्म के क्या संस्थापक। तो हमें पता है ऑप्शन क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करते रहिए। और बस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस सेशन का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये जरूर पढ़ना है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। यहाँ विद्यार्थी ज़्यादा क्या है मार खाते हैं, क्योंकि वो फिर बाद में क्या होता है, पछतावा कि यार मैंने क्वेश्चन बिल्कुल इजी था लेकिन इसको क्या है जल्दबाजी में क्या है पढ़ नहीं पाया सही तरीके से और गलत कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। ठीक है, ये सही है मेगास्थनीज ने, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, इसी में देखोगे आप तो समाज में कितने 7 वर्ग हुआ करते थे, किसके अनुसार? मेगास्थनीज के। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को पोलीबोथ्रा का कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या? पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये बिल्कुल रट लेना, अच्छे से पूछ लिया है, पोलीबोथ्रा। ठीक है, पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? पोलीबोथ्रा। अब ये बात आती है इसको किसने बताया था? ठीक है, तो हम बता देंगे किसने बताया था, उदयन ने इसे पाटलिपुत्र, फिर इसको क्या नाम दे दिया, पन्ना। क्या नाम दे दिया था दोस्तों? पन्ना। तो इसको पोलीबोथ्रा कहते थे। ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, ये भी उसने अपनी पुस्तक में सही लिखा। ठीक है, हाँ, मेगास्थनीज नौसेना की चर्चा नहीं करता है, और बल्कि जबकि नौसेना उस समय क्या है भारत में थी। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक में क्या है इंडिका में नहीं बताया गया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है सही इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा सेशन समझ में आया हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको ऐसी ही सीरीज चाहिए है तो आप बस क्या है मेरे से जुड़ते रहिए। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले बार।